अच्छा, उधर तक आवाज नहीं जा रही है क्या भाई? तो इतना जोर से चिल्ला रहे हैं तो कहाँ से आवाज नहीं उठा रहे भाई? वहां से बोलना तो पड़ेगा, क्योंकि सही बात को जोर से बोलता हूँ, जहां रहता हूँ वहीं से बोलता हूँ। तो अगर नहीं सही लग रहा है तो सवाल कर लो, क्योंकि अभी तक हम गलत पढ़ते 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 आज वोट से सरकार बनती है, सरकार माई बाप होती है। सबसे ज्यादा वोट हमारा है, पौआ भर वाले पावर में है, हम झौआ भर वाले उनके पाँव में है। न बोलने के वजह से, नहीं बोलोगे तो साला कुत्ता भी आकर के टांग उठा के मार देगा, कुछ नहीं कर पाओगे। मत बोलो, हम नहीं बोल रहे हैं, उसी का दंश है कि हमारे समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है। नहीं बोल रहे हैं, सबसे ज्यादा संख्या हमारी है, फिर भी हाथ जोड़ करके बोलना पड़ता है, बात करना पड़ता है। इसलिए बोलना जरूरी है। एक बार तेज आवाज में बोलिए, जय निषाद राज। नारा जब भी लगे तो हाथ उठा करके पूरी ताकत के साथ पुनः तेज आवाज में बोलिए, जय निषाद राज, जय निषाद राज। पार्टी जिंदाबाद, पार्टी जिंदाबाद। माननीय मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद, जय निषाद राज। अब बताओ, अब लगा कि हनुमान वाली शक्ति है। मतलब अपनी शक्ति को भूल जाता है हमारा समाज, और उसके वजह से दुश्मन हमारे ऊपर अत्याचार करता है। अगर हम शक्ति को जान जाएं तो किसी की हिम्मत रहेगी कि हमारे ऊपर अत्याचार कर ले? नहीं। तो सबसे पहले अपने उस इतिहास को जानो आप। अगर शास्त्रीय उदाहरण कहता, मैं नहीं कहता, ये उन्हीं वेद शास्त्र गीता पुराणों में लिखा हुआ है। हमने तो टीवी पे देखा, कहीं पढ़ा नहीं है भाई, कि राजा बलि तीनों त्रिलोक के मालिक थे, और विष्णु भगवान जाते हैं एक नाटा कद का अवतार लेकर के, और उनसे त्रिवाचा लेते हैं और तीनों त्रिलोक नाप लेते हैं। तो काहे विष्णु भगवान कहोगे भाई? तब तो भगवान असली में राजा बलि थे, जो तीनों त्रिलोक के मालिक थे, जिनके पास तीनों त्रिलोक था। तो असली भगवान तो राजा बलि थे। और राजा बलि कौन थे? कश्यप थे। महाराजा हिड़ा कश्यप के परपोते थे, तो क्या हुए? कश्यप है। और उनके खानदान के हम लोग हैं। इसका बताओ कि मांगने वाले लोग हैं कि देने वाले लोग? देने वाले। राजा बलि ने जुबान दे दिया, तो उस जुबान में तीनों त्रिलोक आ गया, वो भी दे दिया, लेकिन अपनी जुबान से फिरे नहीं। सही है कि नहीं है? सही है। मरना स्वीकार किया, लेकिन झुकना स्वीकार नहीं किया। मतलब उस खानदान के लोग हैं हम, जिनके पुरखे कभी हुकूमत करते थे तीनों त्रिलोक पर। अगर उनका खून हमारे शरीर में आया है तो एक बार फिर से हमारा राजपाट होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। सही बोलिए, होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। बोलिए, होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। एक बार तेज आवाज बोलिए, जय निषाद राज, जय निषाद राज। अगर होना चाहिए तो वो दौर अलग था कि जब रानी के पेट से राजा पैदा होते थे। आज लोहे की पेटी से राजा पैदा होते हैं। लेकिन एक बात की समानता है, उस समय जिसके बाजुओं में ताकत होती थी वो राजा होता था, आज जिसके वोट में ताकत होती है वो राजा होता है। अब बताओ, क्या हम मछुआरों का वोट कम है कि ज्यादा? पौआ भर कि झौआ भर? ऐसे बताइए भाई, पौआ भर कि झौआ भर? अगर झौआ भर वोट हमारा है, और दलितों का वोट कितना है? लटिया एरियन के लिए भैया ऐसे देखत रहे। हाँ। अच्छा ही बताओ, दलित भाइयों का वोट कितना है? पौआ भर। अब पौआ भर वाले अपनी पार्टी खड़ा करके पावर में, आज कोई ऐसा विभाग नहीं है जहां दलित भाई का बेटा तैनात नहीं है। अब सारा लाइट हमारी तरफ नहीं करे, कुछ लाइट इधर उधर देखते हैं। हाँ, कि सुन रहे हैं कि सो रहे हैं, हमें भी तो पता चला। एक बार तेज आवाज बोलिए, जय निषाद राज। अरे भाई, कहाँ है? गाड़ी ले जाना है? कहाँ है? नहीं तो में आगे पीछे गाड़ी होगी तो कैसे कार्यक्रम करेंगे? हाँ, भेज दीजिए। पुनः तेज आवाज बोलिए, जय निषाद राज। तो उस समय जब हमारे पुरखे राजा थे, तब रानी के पेट से राजा पैदा होते थे। लेकिन अब तो लोहे की पेटी से राजा पैदा होते हैं।
अब जब लोहे की पेटी से राजा पैदा होता है तब कैसे राजा बनाया जाएगा। दलितों में एक नेता पैदा हुए मान्यवर कांसीराम साहब। उनसे पहले एक नेता थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान लिख दिया था। सम का मतलब बराबर, विधान का मतलब कानून, सबके लिए बराबर कानून लिख दिया, सबके लिए बराबर व्यवस्था लिख दिया, सबके लिए बराबर हक हिस्सा अधिकार लिख दिया, सब कुछ लिख दिया। लेकिन उन्हें पता था कि अगर हमारे पास अधिकार लेना है हमको तो इसके लिए सरकार बनाना पड़ेगा। कोई व्यक्ति संविधान में छेड़छाड़ नहीं कर सकता। संविधान में छेड़छाड़ करने का पावर सरकार के पास होता है। आप सभी को पता होगा कि ढेर सारे संविधान में लिखे हुए आर्टिकल का संशोधन करके उन्हें बनाया जा रहा है, बिगाड़ा जा रहा है। तो इतना संशोधन किया है कांग्रेस ने, इतना संशोधन किया है भाजपा ने। आता है कि नहीं आता है? अरे यार, ये चीजें तो पेपर मीडिया में सुनते हैं ना कि ये कानून खराब है, संशोधन करके सही किया जाए, ये कानून खराब है, संशोधन किया जाए। तो जब आपकी कभी सरकार ही नहीं रही, आपके हाथ में कभी कानून बनाने की कलम नहीं रही, तो आपका कैसे संशोधन होगा भाई? नहीं होगा। तो आप चाहे सताए जाओ चाहे लतियाए जाओ, दुनिया को क्या फर्क पड़ रहा है? सही है कि नहीं? इसका मतलब ये बातें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को पता थी, तो उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाया, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, और उस पार्टी को बना करके दलितों के बीच में लेके गए और दलित भाइयों से कहा कि हे भाई देखो, अब यह देश भगवान से नहीं चल रहा है, अब संविधान से चलेगा। अब जिसकी सरकार होगी वही माई बाप होगा, वो जो कानून बना देगा उसका पालन सबको करना रहेगा। दलित भाइयों ने कहा ठीक है, अपने नेता के साथ हो गए। तब तक कांग्रेसियों को पता चल गया कि अब तो दलित अपने नेता के साथ हो रहे हैं, अपनी पार्टी के साथ हो रहे हैं। तो दलित बस्तियों में अपने दलाल भेजने शुरू कर दिया। कांग्रेसियों ने कहा, है दलित, अरे तू अंबेडकर का झंडा उठा रहा है, अंबेडकर का साथ दे रहा है, अंबेडकर की पार्टी का नारा लगा रहा है, अंबेडकर सूट बूट में आता है हीरो बन करके, और तुम झंडा उठाते हो और वो नेता बन जाता है। छोड़ो उसे, तुम्हारे झंडा उठाने से अंबेडकर हीरो हो रहा है, छोड़ दो और देख लो तुम्हारी बिरादरी के नेता को मैं बड़ा कर रहा हूं, तुम इसके साथ जुड़ जाओ, तुम भी बड़े हो जाओगे। दलित गफलत में आ गए, समझ नहीं पाए। पार्टी और नेता दोनों अलग अलग चीजें हैं, समझ नहीं पाया, और दलितों ने अंबेडकर की पार्टी छोड़ दिया, कांग्रेस का साथ पकड़ लिया। आजाद भारत में गोबर का दाना खाते थे दलित। आजाद भारत में कुत्ते से खराब जीवन जी रहे थे। आज से 20 साल 25 साल पहले किसी दलित को कोई अपने बगल में नहीं बैठाता था, नहीं बैठा था। कोई अपने दरवाजे पे चढ़ने नहीं देता था। उनके हाथ का छुआ पानी पीना तो दूर की बात, कोई अपने दरवाजे पे उन्हें चढ़ने नहीं देता था। मतलब दलदल में जीवन यापन करते थे, गांव के दक्षिण बसाए जाते थे। इंसान होते हुए भी उन्हें इंसान नहीं समझा जाता था। अब सोच लो, आजाद भारत की बात बता रहा हूं कि आजाद भारत में वो इंसान होते हुए भी इंसान नहीं समझे जाते थे। लेकिन धन्य हो उनके नेता मान्यवर कांसीराम साहब, उन्होंने जन्म लिया और आया अपने लोगों के बीच में, कहा, है दलित सुन, अब यह देश भगवान से नहीं चलता है, अब यह देश संविधान से चलता है। अब अगर तुम्हारे ऊपर अत्याचार हो रहा है तो मंदिर में जाके माथा टेकने से उसको सजा नहीं मिलेगी, जाना पड़ेगा थाना चौकी पे, तब जा करके सजा मिलेगी। और थाना चौकी संविधान के अधीन है। संविधान में लिखने का पावर, संविधान में संशोधन करने का पावर सरकार के पास होता है। सरकार व्यक्ति नहीं बनाता है, सरकार पार्टी बनाती है। इसलिए अब अपनी पार्टी बना लो। तुम्हारे बाप दादाओं ने गलती किया, अंबेडकर का साथ छोड़ दिया, तो आजाद भारत में गोबर का दाना खा रहे हो। अगर तुम नहीं सुधरे तो तुम्हारा बेटा भी वही गोबर का दाना खाएगा। अगर अब से सुधर गए, अपनी पार्टी खड़ा कर लिए, तो तुम भले ही हरवाह बन करके जी लिए हो, तुम्हारा बेटा मालिक बन करके जिएगा। दलित भाइयों ने कहा कि अब समझ में आ गया है, अब जो आप कहेंगे वही हम करेंगे। तो कांसीराम साहब ने दलित भाइयों को एक पार्टी दिया जिसका नाम बहुजन समाज पार्टी, और उन्होंने कहा आज के बाद अपनी पार्टी की ही बात करना, बाकी किसी की बात मत करना।
अपने पार्टी के ही बैनर तले रहना, अपने पार्टी का नारा लगाना, अपने पार्टी की बात करना, अपने पार्टी का जयकारा लगाना, अपने पार्टी का प्रचार करना, अपने पार्टी की रैली में जाना। बाकी सबको छोड़ दो, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ पाना है तो तुम्हारी पार्टी ही देगी, अगर तुम्हें कुछ मिलेगा तो तुम्हारी पार्टी ही देगी। इसलिए अपनी पार्टी की बात करो। दलितों ने कहा ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा कि देख भाई, अब तुम्हारे पास 10 नेताओं के चक्कर में रहोगे तो दलदल में रहोगे, अब एक नेता की बात मानो। उन्होंने कहा किसकी बात मानना है? तब कहा कांसीराम साहब ने कि अब मायावती ही तुम्हारी नेता होंगी, आज के बाद यही तुम्हारी नेता है, इन्हीं की बात मानो। दलित भाइयों ने कहा ठीक है, अब हम उनकी बात मानेंगे। तीसरा दे दिया, उन्हें कहा आज के बाद अपना झंडा उठाओ, सबका झंडा फेंक दो, क्योंकि जिसका झंडा उठाते हो उसकी सरकार बन जाती है, वो हीरो हो जाता है, तुम्हें बेकार बना देता है, तुम्हें लात मार के भगा देता है। अब अपना झंडा उठाओ। दलित भाइयों को नीला झंडा दे दिया, दलित भाइयों ने नीला झंडा उठा लिया। चौथा दे दिया जय भीम का नारा, कहा आज के बाद अपना नारा लगाना, बाकी किसी की बात मत करना। और पांचवा दे दिया चुनाव चिन्ह हाथी का। आज देख लो कि दल में रहता है, चाहे दलदल में हो चाहे कहीं भी हो, वह दलित समाज के लोगों ने अपना वह झंडा उठाया, नारा लगाया, अपने नेता की बात माना, अपने पार्टी का जयकारा लगाया। तो जाकर के देखो आज वो दलदल में है कि महल में है? महल में। जिन दलितों ने झंडा उठाया था, नारा लगाया था, अपने पार्टी के लिए खून पसीना बहाया था, वो आपके इसी अमेठी में जाकर के देखिए तो कांसीराम शहरी योजना के तहत एक बड़ी सी बिल्डिंग है, उसमें 95 से 98% केवल दलित बिरादरी के लोग हैं। अब से जाकर के देख लीजिए। और वो पैसे से नहीं मिला है, जिनके बाप दादाओं के पास अपनी घास भूस की मड़ई भी नसीब नहीं होती थी, उनका बेटा केवल अपनी पार्टी का झंडा उठा करके आज शहर के सबसे अच्छे जगह पे एक बड़ी सी बिल्डिंग में अपना फ्लैट लेकर के रह रहा है। आज उसके पार्टी की देन है कि उसके बेटे को पढ़ने के लिए सरकार ने अलग से हॉस्टल दे रखा है, सरकार ने अलग से कोचिंग सेंटर खोल रखा है, सरकार ने उसके लिए अलग से व्यवस्था बना रखा है। उसके झंडे उठाने के वजह से आज सरकार उसकी नहीं है, उसके बावजूद भी कोई उसे रे नहीं बोल सकता है। दलित भाई को कोई रे बोल पाएगा क्या भाई? नहीं। कोई गाली दे पाएगा क्या? अरे उसकी जमीन कब्जा करना तो दूर की बात, उसकी बहन बेटी की तरफ गंदी निगाह से देखना तो दूर की बात, उसे कोई रे नहीं बोल सकता है। इसका मतलब अगर इस झंडे में इतना पावर होता है, वह झंडा उसे मान सम्मान स्वाभिमान रोटी कपड़ा मकान नोट नौकरी घर द्वार खेत बाड़ी सब कुछ दे सकता है, तो क्या अगर आप भी अपना झंडा उठाएं तो मान सम्मान स्वाभिमान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अधिकार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसका मतलब अगर हिस्सा चाहिए, सम्मान चाहिए, अधिकार चाहिए, नोट नौकरी पे कब्जा चाहिए, आरक्षण चाहिए, जो कुछ भी है, एवरी प्रॉब्लम सॉल्व बाय पॉलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेसी। आपकी हर समस्या का समाधान राजनीतिक दल से संभव है। दलित भाइयों ने अपना दल खड़ा किया तो उनकी समस्या का हल हुआ कि नहीं हुआ? बोले भाई हुआ कि नहीं हुआ? यादव भाइयों को भी लोग कहते थे कभी कि इनकी बुद्धि ठेंगुने में होती है, ये 60 साल के बाद बुद्धिमान होते हैं। यादव भाइयों ने कहा कि कुछ नहीं, अब बुद्धि पार्टी में है। अगर हमारी भी पार्टी खड़ी हो जाए तो हमारी भी समस्या का समाधान हो जाए। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने यादव भाइयों को ला करके पार्टी दे दिया। कहा कि हे यादव जी, अब ये तुम्हारी पार्टी है, समाजवादी पार्टी, आज के बाद इसके अलावा किसी की बात मत करना। अब तुम्हारे नेता मुलायम सिंह यादव हैं, चाहे जो भी निर्णय लें, जो भी बोल दें, वही बात मानना है। तीसरा दे दिया कि आज के बाद जय समाजवाद के अलावा मत बोलना। चौथा दे दिया लाल और हरे रंग का झंडा। पांचवा दे दिया साइकिल चुनाव चिन्ह। अब ये 5 हथियार दे दिया यादव भाइयों के पास। आज जा करके देख लो, कोई ऐसा थाना चौकी नहीं है जहां यादव जी का बेटा तैनात नहीं है। संख्या आपकी सबसे ज्यादा है, लेकिन एक कश्यप के बेटवा जल्दी दिखाई नहीं पड़ते। पूरा जिलवा में ढूंढ डालोगे ना तो शायद 1-2 कहीं सिपाही मिल जाए। हो सकता है वो अगर मिलेंगे तो पुलिस लाइनिया में रहे। सही है कि नहीं? सही है। एक कोई अस्सो है का पूरा अमेठी में हो, एक को कश्यप कोई अस्सो है नहीं। जब यस्सो नहीं है तो सीओ और एसपी कहीं होगा। इसका मतलब
कि हमारी सरकार नहीं है, हमारी पार्टी नहीं है, तो हमारे लोग बेकार घूम रहे हैं। सरकार आपकी रहे तो हिस्सेदार होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। तो अगर पार्टी खड़ा करने से हिस्सा मिलता है तो जिस जिस समाज के लोगों ने अपनी पार्टी खड़ा किया उनको हिस्सा मिला कि नहीं मिला? मिला। तो हम लोग भी अगर अपनी पार्टी खड़ा करें तो हिस्सा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सही बोलिए, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो कितने लोग हिस्सा लेना चाहते हैं? तो एक बार तेज आवाज में बोलिए, जय निषाद राज, जय निषाद राज। तो हिस्सा लेने के लिए लड़ना पड़ता है। ध्यान से सुनो आप, महाभारत जैसा युद्ध किसके लिए हुआ था? महाभारत किसके लिए हुआ था भाई? और लड़ना किससे पड़ा था? भाई से। गलत बोल दिए का हो? अरे यार शास्त्रीय उदाहरण है। शास्त्र उदाहरण। क्योंकि दूसरी पार्टी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो निषाद पार्टी को रोक लें। तो दूसरी पार्टी वाले बुद्धिमान हैं, वो हमारी बिरादरी के नेताओं को भर के रखे हैं। अब वो आएगा और वो हमारे गांव में आकर के हमारी पार्टी के खिलाफ बोलेगा, वो कहेगा कि निषाद पार्टी खराब है। क्योंकि अगर दूसरी पार्टी बोलेगी, दूसरी पार्टी के बिरादरी वाला बोलेगा, तो हमारा समाज तो उठ के खड़ा हो जाएगा कि जब तू अपनी पार्टी खड़ा कर रहे थे तब तो हम नहीं तुम्हें बुरा बोले, अब हमारी पार्टी खड़ा हो रहे काहे तुम बुरा बोल रहे हो? तब तो लड़ जाएगा, झगड़ जाएगा। लेकिन वो जानता है, बुद्धिमान है ना। अरे यार, जो 4-4 बार 5-5 बार सरकार बना चुका, जिसका मुख्यमंत्री रहा, जिसके अधिकारी कर्मचारी शौचालय से लेकर सचिवालय तक है, तो वो कमजोर है? तो वो बुद्धिमान हो गए। तो बुद्धिमान हो गए तो वो जानते हैं कि अगर कहीं वही बुद्धि लेकर के, अरे भाई जिस रास्ते को लेकर के सपा चली, आज यादव हीरो, बसपा चली, दलित भाई हीरो, भाजपा चल रही है, उनके लोग हीरो, कांग्रेस चल रही थी, उनके लोग हीरो, तो निषाद पार्टी अगर उसी रास्ते पे चल रही है और रुकी नहीं बीच में और गद्दी पे पहुंच गई, तो ये को जीरो रहेंगे कि सब हीरो हो जाएंगे? बोलो भाई, तो दुश्मन कभी आपको हीरो देखना चाहेगा? नहीं। दुश्मन कभी चाहेगा कि जो हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं अब सीना तान के काला टाइट करके चले? उसके दिमाग में तो है कि इसका बाप भी वैसे ही था, इहो वैसे ही रहे, हाथ जोड़ करके। अब फैसला आपको करना है कि हाथ जोड़ करके जीना है कि सीना तान करके। कितने लोग सर उठा करके जीने के लिए तैयार? तो एक बार तेज आवाज में बोलिए, जय निषाद राज, जय निषाद राज। तो हमें लड़ना पड़ेगा, हमें उन गद्दारों से लड़ना पड़ेगा जो आपकी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, जो आपकी पार्टी के खिलाफ बोलते हैं। क्योंकि वह जानते हैं विरोधी कि इनकी बिरादरी से बोलवाओगे तब ये लड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जानते हैं भाई भाई लड़ेंगे तो कमजोर हो जाएंगे। लेकिन हमें अपनी समझ रखनी होगी। जैसे दलित भाइयों ने समझ रखा, कांग्रेस में बहुत ढेर सारे नेता थे दलित बिरादरी के, लेकिन दलितों ने अपनी पार्टी खड़ा किया कि नहीं किया? बोलो भाई, खड़ा किया कि नहीं किया? हम कहते हैं आज यादव भाई भी अपनी पार्टी खड़ा किए कि नहीं किए? आज भी देख लो दूसरी पार्टी वाले यादवों को नेता बना रहे हैं, लेकिन यादव भाई सपा के अलावा किसी की बात करते हैं? नहीं। बोलिए, सपा के अलावा किसी की बात करते हैं? तो हम लोगों को भी अब अपनी निषाद पार्टी के अलावा किसी की बात करना है क्या? नहीं। चाहे कोई कुछ भी आकर के पढ़ाए, कोई कुछ भी षड्यंत्र करे, कह दो ऐसा नहीं है कि निषाद पार्टी नहीं थी तो हम लोग अमेरिका के राष्ट्रपति थे, और निषाद पार्टी आ गई तो हम लोग डाउन हो गए। अरे निषाद पार्टी के आने के बाद एक पहचान बनी है कि हम सभी जो अभी तक बटे हुए थे, कश्यप, कहार, धीवर, दिमर, रैकवार, केवट, बिन मल्ला में, अब हम एक हो गए हैं। हम जान गए हैं अपने इतिहास को कि हम सब के सब मछुआरे हैं, एक ही खून खानदान के हैं। हमें केवल अंग्रेजों ने बांट के रखा था, क्योंकि उनकी नीति थी फूट डालो राज करो, इन्हें बांट के रखोगे तब लतिया पाओगे, नहीं तो ये एक हो जाएंगे तो सेफ रहेंगे, कोई इनसे लड़ नहीं पाएगा। क्योंकि ये धरती का इतिहास रहा है, ये भारत भूमि का इतिहास रहा है कि हमारे लोगों के पास इतनी ताकत थी कि वो एक हाथ से ही पकड़ के पेड़ उखाड़ दिया करते थे। अगर इतनी शक्ति जिनके पास रही होगी, उनका सामना अंग्रेज कोई कर पाता? नहीं। बोले भाई, नहीं। इसलिए हमें अलग अलग बांट दिया, अलग बांट करके हमारे ही लोगों में धोखेबाज पैदा करके हमारे ही लोगों को खत्म करा दिया। जिस देश का नाम ही कभी निषाद राष्ट्र था, जिस देश की संस्कृति को कभी निषाद संस्कृति कहा जाता था, इस देश को ही मिटाने के लिए सारी कवायद चलने लग गई।
लेकिन धन्य हो डॉक्टर संजय कुमार निषाद, जिन्होंने आज के दौर में आकर के हमारे उस गड़े हुए इतिहास को दुनिया के सामने रख दिया और बता दिया कि हम मांगने वाले समाज के लोग नहीं हैं, बल्कि राजवंशी खानदान के लोग हैं, जिसका इतिहास आज भी उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में विद्यमान है। अगर झांसी में महाराजा हेड़ा कसरत का किला मौजूद है, इलाहाबाद श्रृंगवेरपुर में निषाद राज का किला मौजूद है, और उत्तर प्रदेश का सिरमौर, दो मछली तीर, धनुष, गंगा यमुना का जल, राजा नल राज निषाद का प्रतीक चिन्ह मौजूद है। ये बता देने के लिए काफी है कि हम राजवंशी खानदान के लोग हैं। तो एक बार पुनः हमारा राजपाट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोले होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो अब राजपाट लड़ाई से मिलेगा कि पार्टी से मिलेगा? पार्टी से। सही बोले, लड़ाई से कि पार्टी से? तो दुश्मन तो हमें आपस में लड़ाएगा ही, तो हमें लड़ना है क्या? नहीं। हमें भाई भाई में लड़ना है? नहीं। हमें समझाना है कि देखो भाई, बहुत समय हो गया, लगाए दूसरे की सरकार बनाए, दूसरे के लिए काम किए, जिसका झंडा उठाए उसकी सरकार बन गई, उसके लोग हीरो हो गए, हमें बेकार बना दिया। अब अपना झंडा उठाओ, अपनी झोपड़ी ही रहेगी तब भी मालिक माने जाओगे। दूसरे के महल में रहने से अच्छा है कि अपनी झोपड़ी में मालिक बन करके रहो। दूसरे में रहोगे तो नौकर ही रहोगे, मालिक नहीं कहे जाओगे। आज चाहे कोई भी पार्टी हो, उस पार्टी में चाहे कोई भी कितना भी बड़ा नेता हो, तनिक भर भी अभी गलती करेगा तो लात मार के भगा दिया जाएगा। सही है कि नहीं? सही है। सही बोले, सही है कि नहीं है? जब तक उसके अनुसार काम करोगे तब तक रहोगे। जैसे ही अपने समाज की आवाज उठाए खत्म कर दिए जाओगे। उसका इतिहास है, चाहे वो वीरांगना बहन फूलन देवी, जिस भी नेता ने अपने समाज के हक से अधिकार की आवाज उठाया, क्या आज वो जिंदा है कि मारेगा? सही बोले, जिंदा है कि मारेगा? क्या उनकी अपनी पार्टी होती तो मारे जाते? नहीं। बोले भाई, नहीं। उनकी अपनी पार्टी होती तो मारे जाते? नहीं। और अगर वो मारे नहीं जाते तो क्या हमारी सरकार बन गई होती कि नहीं बन गई होती? ये सबके दिमाग में था कि फूलन देवी ने अपनी पार्टी बना लिया है। आप सभी को नहीं पता होगा, फूलन देवी जी के पार्टी बनाने के 1 महीने के अंदर ही उनकी हत्या हो गई, क्योंकि दुश्मनों को पता चल गया कि फूलन देवी को केवल निषाद लोग ही नहीं, बल्कि हर जाति बिरादरी के घर की बहन बेटियां उन्हें अपना आदर्श मानती थी, क्योंकि फूलन देवी एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने अपने ऊपर हुए अत्याचार का सीधे सीधे बदला लिया था। बल्कि गिड़गिड़ा करके किसी से न्याय की भीख नहीं मांगे थे, बल्कि खुद में सक्षम थी बदला लेकर के अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला लिया था और न्याय कर लिया था अपने ऊपर। और वह फूलन देवी, और वह